everyone, welcome back to my another video on your YouTube channel NEET Hub 05। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट पार्ट वन। ये हमारा पार्ट वन रहेगा। ठीक है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे जैसे जैसे धीरे धीरे कवर होंगे हमारे यकीन 2.2027 बाय अमित महाजन सर के द्वारा। जैसे जैसे कवर होते जाएंगे मैं कवर करते जाऊंगा इधर भी। ठीक है, तो बिना देरी किए चालू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो मोल कंसेप्ट में सबसे बेसिक से मैं चालू करूंगा जैसे कि सर ने भी किए थे। तो सबसे पहला चीज है मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर वही चीज है जो कि मैटर क्या है? मैटर वही होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका डेफिनेट एक मास हो, कुछ भी एक मास हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज है मासलेस है तो वो मैटर हो गया, नहीं, मैटर नहीं होता। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, स्पेस ऑक्यूपाई करे और डेफिनेट मास हो, ये दोनों मैटर कहलाएगा, ये दोनों मैटर कहलाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं फीलिंग्स, फीलिंग्स फीलिंग्स क्या ये मैटर है? क्या ये मैटर है? तो आंसर आएगा नहीं, ये मैटर नहीं है। ये कैसे मैटर होगा? क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या इसका कोई मास है, डेफिनेट मास है? नहीं है। तो ये कैसे मैटर होगा? ये मैटर नहीं होगा, ये मैटर नहीं होगा। क्या वो मैटर है जिसको हम लोग बोलते हैं अरे भाई मैटर हो गया, बड़ा मैटर हो गया? क्या वो मैटर है? नहीं भाई, वो भी मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी कोई ऑक्यूपाई क्या नहीं करता, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और कोई भी मास ऑक्यूपाई नहीं करता, तो वो मैटर नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेशन ऑफ मैटर, ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब है वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम उसको बोलते हैं जब कोई मैटर स्पेस ले ले, जब कोई मैटर स्पेस ले ले उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। जब कोई मैटर मैटर टेक्स स्पेस उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम। अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में आपका एक पेन है और लेफ्ट हैंड में कुछ भी नहीं है, तो ये नॉर्मल है, स्पेस कोई भी नहीं लिया है। लेकिन वही राइट साइड का पेन अगर आपके लेफ्ट हैंड में आ जाता है तब वो स्पेस ले चुका है, एक मैटर स्पेस ले चुका है। पेन का मैटर भी मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो वो मैटर है। और वो मैटर जब स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया तो वो वॉल्यूम कहलाएगा। हो गया मास। अब मास किसको बोलते हैं? मास किसको बोलते हैं? मास उसको बोलते हैं जब जब एक क्वांटिटी ऑफ ए मैटर ऑब्जेक्ट का, जब क्वांटिटी आ जाए कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हमारे पास मैटर का क्वांटिटी आ जाए, क्वांटिटी, तब तब वो मास कहलाएगा। क्वांटिटी जब आ जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब क्वांटिटी आ जाएगा तब वो मास कहलाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं पेन का एग्जांपल लिया था इसके पहले, तो मैं पेन का एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर पेन का मास 120 ग्राम है, फॉर एग्जांपल के लिए पेन का ग्राम अगर 120 ग्राम है, तो वो पेन का जो 120 ग्राम है वो उसका मास कहलाएगा, मास। ठीक है, नेक्स्ट। अब है यहाँ पे मैं कंपैरिजन में, यहाँ पे है टोटल कंपैरिजन है। क्या है? सॉलिड के बारे में बोला है, यहाँ पे लिक्विड के बारे में बोला है और यहाँ पे गैस के बारे में बोला है। तो शेप सॉलिड का हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा इसका फिक्स रहेगा। लिक्विड का क्या रहेगा? फिक्स रहेगा क्या? नहीं, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। ये क्या होगा? नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। ये क्या होगा? ये क्या लेगा? शेप जो है लिक्विड का, जो शेप है वो कंटेनर, कोई भी कंटेनर में अगर हम लोग जब रखते हैं तब वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। सिमिलर सिमिलर गैस में भी वैसे ही रहता है, वो भी फिक्स नहीं रहेगा, वो भी फिक्स नहीं रहेगा, वो भी शेप जो है वो कंटेनर का ही ले लेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट। अब है
ये शेप हो गया, शेप रह गया। अब हो गया कंप्रेसिबिलिटी। क्या हम लोग सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं सॉलिड को। अगर आप बोलोगे कि चौक को अगर मैं तोड़ दूं तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है, कभी भी नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक सिरिंज ले लो और उसमें चौक पाउडर को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा टाइटली पैक कर दो और सिरिंज का जो माउथ रहता है उस माउथ को क्लोज कर दो अपने एक उंगली से और कंप्रेस करो। अगर वो कंप्रेस हो जाए तो मुझे बताना, वो कंप्रेस होगा ही नहीं। तो इसलिए सॉलिड कभी भी कंप्रेसिबल नहीं होता है। लिक्विड होगा क्या? हाँ, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। पूरा तो नहीं होगा लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सटेंट होगा। गैस, हाँ ये हो पाएगा, यस, कैन बी कंप्रेसिबल, कैन बी कंप्रेसिबल, आराम से कंप्रेसिबल होगा। इसका रीजन क्या है, ये कंप्रेस क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो दूर दूर रहते हैं। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो सकते हैं, पास में आ सकते हैं। लेकिन सॉलिड में ऑलरेडी पास में है तो वो पास और आ ही नहीं सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा दूर में रहते हैं तो वो पास में आ सकते हैं हल्का सा, लेकिन गैस में बहुत दूर दूर रहते हैं तो गैस में इसीलिए कंप्रेस आराम से हो सकता है। डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड में, डेंसिटी जो होता है सॉलिड में हाई रहता है, हाई डेंसिटी रहता है। और लिक्विड में मॉडरेट रहेगा, लिक्विड में मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट रहेगा। और गैस में नेग्लिजिबल टाइप का रहेगा, नेग्लिजिबल और नेग्लिजिबल रहेगा, जिसको हम लोग लोवेस्ट भी बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल भी रहेगा। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ये क्या बोला है? डिफ्यूजन ये क्या बोला है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है घुलना, मिक्सिंग, मिक्सिंग। तो सॉलिड कभी मिक्स हो पाएगा? सॉलिड कभी मिक्स हो पाएगा? नेग्लिजिबल। यहाँ पे हम नो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे नेग्लिजिबल, ना के बराबर हम लोग बोलेंगे, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। लिक्विड, हाँ ये टू सम एक्सटेंट स्लो होता है और टू सम एक्सटेंट होता है, तो यहाँ पे मैं स्लो लिखता हूँ। और गैस, हाँ ये पूरा हो जाता है, ये फास्ट होता है, फास्ट होता है। एंड यूनिफॉर्म भी होता है, एंड यूनिफॉर्म भी होता है। कैसे? एग्जांपल के तौर पे गैस, हमारे एयर, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है, कोई एक एयर से तो नहीं है, कोई एक गैस से तो नहीं है एयर, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो वो जल्दी जल्दी घुल जाता है, इसलिए डिफ्यूजन गैस में सबसे ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाईएस्ट सॉलिड में रहेगा, हाईएस्ट, हाई, इसमें रहेगा इंटरमीडिएट, इसमें रहेगा इंटरमीडिएट और इसमें रहेगा लो, इसमें रहेगा लो, सबसे लो, सबसे कम रहता है इसमें, गैस में। तो इंटरमीडिएट फोर्स ये भी हो गया, इंटरमीडिएट फोर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे ये क्या दिया है? सॉलिड, अच्छा सॉलिड जब हम लोग मूव करेंगे, सॉलिड से लिक्विड मूव करेंगे और लिक्विड से जब हम लोग गैस में मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल में अगर मैं बता रहा हूँ सॉलिड जैसे कि आइस, आइस जब लिक्विड में होगा तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर जब गैस वेपर होगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, तो उस टाइम में क्या होगा ना, वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी जो है वो कम जाएगा। मैंने अभी अभी डिस्कशन किया, ये वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कमेगा। ये किसके बारे में है? ये गैस के बारे में, गैस के बारे में। यहाँ पर जो दिया है वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ जो पूछा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ पूछा है ना, ये ऐसा टाइप का ग्राफ आता है, ये ऐसा टाइप का ग्राफ रहेगा। ये धीरे धीरे नीचे आएगा और ये जो है सबसे जो लोएस्ट है ये रहता है 4 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे नीचे में आएगा टेम्परेचर। और ये किसके किसके केस में? ये वाटर के केस में है। डेंसिटी का जो है, डेंसिटी का ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ये भी 4 डिग्री है, 4 डिग्री, यानी कि 4 डिग्री में अगर टेम्परेचर 4 डिग्री हो और वॉल्यूम पूछे तो वो लोएस्ट फेज में रहता है, तो वो लोएस्ट फेज में रहेगा। और अगर डेंसिटी के बारे में पूछे तो 4 डिग्री टेम्परेचर दिया हो
4 डिग्री, और डेंसिटी के बारे में पूछे तो वो हाईएस्ट में होगा, और वॉल्यूम के बारे में पूछे तो वो लोएस्ट में होगा। अब जो ये है नेक्स्ट, अब जो ये है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस है एक फिक्स्ड कंपोजिशन, और जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन हो, जिसका फिक्स कंपोजिशन हो, जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन हो एंड प्रॉपर्टी जो हो, प्रॉपर्टी भी फिक्स्ड कंपोजिशन और प्रॉपर्टी और कंपोजिशन दोनों फिक्स हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कार्बन। कार्बन, एक कार्बन के जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, जो सॉरी एक एलिमेंट जो है कार्बन का, उसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टी दोनों कार्बन का ही होगा। कार्बन में कार्बन ही पाया जाएगा, कार्बन जितना भी कार्बन है, कार्बन में सारी चीज कार्बन में ही पाया जाएगा। तो वो जो कंपोनेंट है, कंपोजिशन जो है वो सारा कार्बन ही है। और प्रॉपर्टी, एक कार्बन का जो प्रॉपर्टी होगा दूसरे कार्बन का भी सेम प्रॉपर्टी होगा, इसीलिए प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट, और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड, और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है भी या नहीं? तो उसके लिए कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेगा, शार्प रहेगा। शार्प, हाई बोलने का मतलब यहाँ पे है शार्प, हाई बोलने का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे बोलने का मतलब है शार्प। शार्प, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट है एक एटम। एलिमेंट के पास एक ही होता है, हैज वन एटम। एलिमेंट 118 एलिमेंट कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में होते हैं, 118 एलिमेंट्स। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, हमारा पीरियोडिक टेबल कैसे दिखने में लगता है? पीरियोडिक टेबल जो है कुछ ऐसा टाइप का होता है ना हमारा पीरियोडिक टेबल। ऐसे यहाँ पे ये है, ये और ये ऐसे है, और फिर यहाँ पे, हाँ, ऐसा। ये है एस ब्लॉक है, ये है पी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। इस टाइप का रहता है। और इनमें टोटल जो 118 एलिमेंट जो पाया जाता है, 118 एलिमेंट जो पूरा कंप्लीटली पाया जाता है, उन सारे चीज को एलिमेंट बोलेंगे। और एलिमेंट के अंदर, जैसे कि एग्जांपल में कार्बन अगर लेता हूँ, तो कार्बन, कार्बन के अंदर में, कार्बन एक एलिमेंट है, और कार्बन के अंदर में कार्बन का ही एटम पाया जाएगा ना, थोड़ी ना हाइड्रोजन का पाया जाएगा, थोड़ी ना नाइट्रोजन का पाया जाएगा। तो कार्बन के अंदर कार्बन का ही एटम पाया जाएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि एलिमेंट हैज वन एटम। और पीरियोडिक टेबल में हमारा 118 एलिमेंट्स होता है। मैं हम हर टाइम कार्बन का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, आप ये भी बोलोगे। तो कार्बन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कार्बन जो है वो एंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि वो किसी के साथ भी रह जाएगा, किसी के साथ भी। हाँ, वो दोगले नेचर का रहता है, यानी कि वो किसी के साथ भी घुस जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहता है कार्बन का। एटम जो है इनके जो एटम है, एलिमेंट के एटम जो है, वो सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सिंबल में क्या होता है कि पहला जो फर्स्ट लेटर जो है वो होता है कैपिटल, और सेकंड लेटर जो होता है वो होता है स्मॉल।
वो होता है स्मॉल, वो होता है स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कार्बन CO, अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये क्या है, ये दो चीज है, ये एलिमेंट नहीं है, ये दो चीज हो जाएगा, एक है कार्बन और है ऑक्सीजन, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या ये होगा? नहीं, नहीं, ये नहीं होगा। एलिमेंट के तौर पे, एलिमेंट में मैंने अभी अभी बोला कि इसका एग्जांपल जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है कंपाउंड। अच्छा हाँ, और एक चीज, एलिमेंट, एलिमेंट क्या ये टूटेगा? क्या ये टूटेगा? तो नहीं, एलिमेंट कभी भी टूटेगा नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी में कभी नहीं टूटेगा। कांट ब्रोकन, कांट ब्रोकन, कभी भी ये नहीं टूटेगा। इनटू इन केमिकल प्रॉपर्टी, इनका जो केमिकल मीन्स है, ये कभी टूटेगा नहीं, ये कभी भी नहीं टूटेगा। और ईच एलिमेंट डिफर बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट, एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसे पता चलेगा कि ये है वो है? अलग अलग चीजें, हर एक 118 एलिमेंट जो होता है ना, 118 जो एलिमेंट है, इसमें सारे में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ई प्लस, ई प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन और ई माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ ई प्लस जो है वो डिफरेंट रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो होता है जब वो एलिमेंट, जब एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन केमिकली, जब कंबाइन केमिकली। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो एटम होता है, एटम किसका, एलिमेंट का जो एटम होता है, एलिमेंट का जो एटम होता है, जब वो कंबाइन करेगा कैसे, केमिकली, केमिकली, तब वो कंपाउंड बनेगा, तब वो कंपाउंड बनेगा। जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों केमिकली कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या ये क्या ये इसको तोड़ा जा सकता है? हाँ, तोड़ा जा सकता है। कैसे? जो जोड़ेगा वही तोड़ेगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कैन बी ब्रेकेबल, कैन बी ब्रेकेबल और सेपरेटेड बाय केमिकली, बाय केमिकली, केमिकली इसको जोड़ा भी जा सकता है और केमिकली इसको तोड़ा भी जा सकता है। तो कंपाउंड वैसे बनता है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि जो रेशियो होता है, रेशियो जो होता है, रेशियो ऑफ एटम्स, एटम्स ही मिलेगा ना, तो एटम्स का जो रेशियो होता है जब जो केमिकली जो कंबाइन होगा, रेशियोज ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। मैं यहाँ पे कैपिटल बोल्ड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फिक्स ही रहेगा हमेशा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, कोई वेरी नहीं करेगा। जैसे कि CO2 का, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मैं एग्जांपल CO2 का ही ले रहा हूँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो दूसरे जगह में CO नहीं होगा, CO3 नहीं होगा। हर जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक जगह में अगर CO2 रहे तो दूसरी जगह में भी CO2 रहेगा, यानी कि कार्बन का एक एटम
और ऑक्सीजन का 2 एटम मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कंपाउंड है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इसका जो कंपाउंड है ये फिक्स्ड रेशियो में होता है, ये फिक्स्ड रेशियो में होता है इसका एटम। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे है x। x क्या है? x एक एलिमेंट है। ऊपर में पाया जाता है हमारा a, नीचे में पाया जाता है हमारा z, a और z। a को हम लोग क्या बोलेंगे? a को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। z को हम लोग क्या बोलते हैं? z को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का बहुत ही इजी स्टेप है। क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों सेम रहते हैं। सेम सेम कैसे? किसको बोलते हैं? जेड। कोई भी एक एलिमेंट का जो जेड होगा, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा, वो उसका एलिमेंट जो है उसमें, उसका वो प्रोटॉन भी होगा एंड इलेक्ट्रॉन भी होगा, दोनों सेम ही रहेगा। वो ही उसका होगा एटॉमिक नंबर जो है, जो भी है उसी को लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन उसका और उसका प्रोटॉन। और अगर यहाँ पे पूछ दे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का होगा ए, ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का होता है जेड, प्रोटॉन का होता है जेड, ये होता है ए माइनस जेड, ये होता है ए माइनस जेड। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, ऑक्सीजन 8 और 16। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, और न्यूट्रॉन को मैं n लिख रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। प्रोटॉन कितना है? 8। न्यूट्रॉन कितना है? 16 माइनस 8, यानी कि ये भी 8। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। अब है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? और सब एटॉमिक पार्टिकल उसी के अंदर में। तो मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड जो होता है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? वही, जब दोनों मिलकर दो चीज मिलकर बनता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे सी, कार्बन एक है, एक ऑक्सीजन है, दोनों मिला तो मॉलिक्यूल बन गया CO2। क्या ये इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? हाँ, इनका मस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। मस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाँ, इसका मस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या एटम का होता है? तो मे, इट मे वेरी, इट मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, may have इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल का क्या होता है? मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है एटॉमिसिटी। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, मैं ये नहीं बता, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स पाया जाता है, एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम पाया जाता है, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। मैं लिखा नहीं हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। जैसे कि एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ले रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि CO2। तो CO2 में कितने एटम्स हैं? कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। ठीक है, इसी को बोलेंगे एटॉमिसिटी। तो कार्बन का जो 1 है और ऑक्सीजन का जो 2 है, मिलकर कितना है? 3, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स पाया जाता है, 3। और ये 3 जो है यही है एटॉमिसिटी, यही है एटॉमिसिटी। अब है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोटॉन का,
जिसको हम लोग ऐसे भी मैं अभी तक लिखा था ऐसे प्रोटॉन पी भी लिख सकते हैं, तो ई प्लस ये है समेशन समेशन ऑफ एटोमिसिटी समेशन ऑफ एटोमिसिटी इनटू इनटू जेड। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, सेम सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो भी निकलेगा कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एटोमिसिटी इनटू जेड। जेड क्या होता है, अभी मैंने बताया मास नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे कि मॉलिक्यूल दिया है तो उसका समेशन करेंगे, यानी कि ऐड करते हुए जाएंगे इंडिविजुअल एटम्स का, और मॉलिक्यूल बना। और प्रोटॉन जब निकला तो वो इलेक्ट्रॉन का बराबर रहता है। तो ये हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कहानी। और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे करेंगे, समेशन ऑफ एटोमिसिटी इनटू इनटू ए माइनस जेड। जैसे हम लोग न्यूट्रॉन निकाले थे एटम्स में ए माइनस जेड करके, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड। तो बस वही वैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन, वैसे ही निकालेंगे हम लोग न्यूट्रॉन। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ और क्लियर होने के लिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि C3O2 C3O2। इसमें मुझे निकालना है क्या, प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ये कार्बन का है 3, यानी कि तीन को कार्बन पाया है यहाँ पे है, इनटू कार्बन का क्या होता है 6, 6 होता है ना। अरे जेड, जेड क्या होता है 6 ही होगा ना। प्लस प्लस में ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, तो 2 इनटू इनटू 8, यानी कि टोटल मिला के आ गया 34। तो प्रोटॉन का है सेम है, इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या बोला था सेम रहता है, तो ये भी 34 ही आ गया। और न्यूट्रॉन का अगर मैं पूछूं निकालूं, तो इसका आएगा 3, यानी कि कार्बन का 3 है, और ए माइनस जेड यानी कि 12 माइनस 6, प्लस में ऑक्सीजन का 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 16 माइनस 8, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आता है 34। इत्तेफाक से आ गया 34 तीनों का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 34 ही सबका आएगा। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन आयंस। ठीक है, आयंस, आयंस ये क्या होगा, ये दो प्रकार का होता है। आयंस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन माने लॉस इलेक्ट्रॉन का, और एनायन होता है गेन किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसमें अब निकालेंगे कैसे, सेम एज मॉलिक्यूल्स सेम एज मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डिस्कस किया मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स जो है इसमें इलेक्ट्रॉन और नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है। इसमें जो सेम होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे निकाले यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, दो चीज होता है, एक कैटायन के लिए बनता है, एक एनायन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैटायन बनता है और एनायन बनता है। कैटायन में होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनायन में होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे होगा प्रोटॉन माइनस में चार्ज, चार्ज ये किसके लिए है, ये है कैटायन के लिए, यानी कि जिसमें लॉस होगा उसमें माइनस वाला होगा। और एक होता है प्लस, प्लस उसमें ये मॉड ऑफ चार्ज, चार्ज ये क्या है, ये किसमें है, ये होता है एनायन में। यहाँ पे मॉड मैंने क्यों दिया, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट, मिक्सचर। अच्छा, अब अभी मिक्सचर क्या है,
जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक कोई भी रेशियो में मिलता है तब उसको मिक्सचर बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, टू और मोर substance two or more substance mixed in any ratio, then it is called what? Then it is called mixture. For example, अगर एग्जाम्पल में मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल में जैसे कि मैं लेता हूँ लेमन जूस, लेमन जूस में एग्जाम्पल लेता हूँ। लेमन जूस में क्या होता है आपको पता ही है, तो वो मिक्सर ही है। अब लेमन जूस में कोई कैसा भी एनी रेशियो, यानी कि कोई कैसा भी रेशियो डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा चाहिए वो वैसा रेशियो में डाल सकता है। नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहला चीज है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए रहते हैं जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो मैटर वैसे ही बनता है। एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज शेप साइज एंड केमिकल। जब एटम जब सेम एलिमेंट का होता है तब वो आइडेंटिकल हर जगह में रहता है, उसका शेप भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा और केमिकली भी वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट, अब जो है थर्ड नंबर पोस्टुलेट से बहुत सारे पोस्टुलेट देते हैं। एटम्स, थर्ड नंबर पोस्टुलेट क्या है? एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। डिफरेंट एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट होगा तो सेम मासेस होगा, सेम साइजेस होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर कोई चीज अगर डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है तो उसका डिफरेंट मासेस होगा, साइजेस होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। फोर्थ नंबर क्या है कि एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम्स। अगर कोई एटम जो है वो सेम हो या डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ हो, वो अगर कंबाइन करता है तब वो कंपाउंड एटम्स बनाएगा, जिसको हम लोग आज के टाइम पे मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये पहले मॉलिक्यूल्स नहीं था, डाल्टन एटॉमिक उसको मॉलिक्यूल्स नहीं बोले थे, डाल्टन एटॉमिक उसको बोले थे कंपाउंड एटम्स। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, उसको उस टाइम में बोला गया था कंपाउंड एटम्स। कंपाउंड, क्या बोला गया था? कंपाउंड। उस टाइम में नाम दिए थे डाल्टन ने उनको कंपाउंड एटम्स। लेकिन आज के टाइम पे वो कंपाउंड एटम्स मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ दिया था क्या कि व्हेन एटम कंबाइन, जब एटम कंबाइन करता है विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, तो फॉर्म कंपाउंड एटम। जो कंपाउंड एटम है मॉलिक्यूल्स बनता है, हाँ। दे डू इन सिंपल होल नंबर, होल नंबर में वो होता है, होल नंबर रेशियो में होता है। तो सच है जैसे कि 1:1 हो गया, 1:2 हो गया, ऐसा टाइप का होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि ये आधा हो गया वो कब पूरा हो गया, इस टाइप का नहीं रहता है। वो होल नंबर में आएगा, 1 2 3 4 ऐसे रेशियो में आता है। उस टाइम में ये बोला गया था। सिक्स्थ क्या है? एटम, जो एटम है ऑफ द टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, अलग रेशियो में भी हो सकता है, सेम रेशियो में भी, माने अलग अलग रेशियो में हो सकता है, सेम रेशियो में भी हो सकता है। सेम रेशियो जैसे कि यहाँ पे है 1:1, और डिफरेंट रेशियो में भी हो सकता है टू फॉर्म मोर देन वन, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में है सल्फर, एग्जांपल में जो डाल्टन ने दिया था और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सल्फर कंबाइन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इन द रेशियो ऑफ 1:2 और 1:3। यहाँ पे 1:1 में ऐसे रेशियो में नहीं हुआ था, अलग अलग रेशियो में हुआ था, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है। सातवां नंबर है क्या कि व्हेन एटम कंबाइन, जब एटम कंबाइन करेगा टू फॉर्म अ कंपाउंड, कंपाउंड जो बनेगा, द होल एटम rather than fraction atoms take part in chemical reaction। chemical reaction में देखो, जब कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों ही मिलेगा, जब दोनों ही मिलेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी और O2 जब दोनों मिलेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का थोड़ा सा पार्टिकल
और ऑक्सीजन का थोड़ा सा पार्टिकल मिलकर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं, वो बनेगा कैसे, कार्बन कंप्लीट कार्बन और ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के एटम जो कंप्लीट ले आएगा तब वो बनेगा केमिकल रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट करेगा वो कंप्लीट करेगा rather देन फ्रैक्शन ऑफ एटम्स। ठीक है। 8वां नंबर क्या है कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कोई भी जब जो एटम है वो ना ही उसको बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये 8 पोस्टुलेट्स दिए थे हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इनका कुछ लिमिटेशन भी था, लिमिटेशन भी था। लिमिटेशन क्या था, एक लिमिटेशन था कि इन्होंने एटॉमिक मास को रेफरेंस में नहीं ले पाया, एटॉमिक मास को रेफरेंस में नहीं ले पाया, एटॉमिक मास एक है एटॉमिक मास, और दूसरा है इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किसको, गैसियस वॉल्यूम्स, गैसियस वॉल्यूम्स को इन्होंने एक्सप्लेन डिडंट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटॉमिक मास और ये इन दोनों को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये इनका लिमिटेशन बन गया आगे जाकर। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब है मास ऑफ अ प्रोटॉन, यानी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम, एटम को उन्होंने बोला था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे जब और भी डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। एटम को तोड़कर बनेगा हमारे पास प्रोटॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है, ये याद रखना, ये याद रखना, 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 27 केजी होता है प्रोटॉन का, ये है। और न्यूट्रॉन का भी सेम ही होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, माइनस 27 केजी। और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ये मास सब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम में भी आता है। अब टोटल मास ऑफ एटम, अब टोटल मास ऑफ एटम जो है, टोटल मास ऑफ एटम ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को दोनों को ऐड कर दो। मैं लिख देता हूँ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। हमें मिल जाएगा टोटल मास ऑफ एटम, एटम का मास कितना है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राम, आम और गाम। देखो रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और इसको बोलते हैं रिलेटिव फॉर्मूला मास। सिमिलरली एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास और एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास। और ये है ग्राम, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला जो है इसमें इसको कंसिडर करेंगे आयंस को, ये तो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, और ये है एटम। सबके ए में जो है ये कन्वर्जन आ जाएगा, सबके ए में ये कन्वर्जन आ जाएगा। एक मैं रेफरेंस लेता हूँ, एक मैं रेफरेंस लेता हूँ, सारे एग्जाम्पल को जो है मैं यहाँ पे इसमें कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, मान लेते हैं ये कंपाउंड है X, और X का ये है A और ये है Z, एक है A और एक है Z। तो ये जो A है ना, A, ये क्या है, A, ये है हमारा मास, मास नंबर। ये जो मास नंबर है यही है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास में भी यही आएगा। बस डिफरेंस लिखने का होता है, आंसर तीनों का एक ही आएगा, ए ए ए। बस ग्राम में अगर पूछे तो
लास्ट में लगा देना ग्राम एटॉमिक मास, जब एब्सोल्यूट में पूछे तो लगा देना AMU या फिर U या फिर डाल्टन, और ए राम का ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, अब क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे और कमेंट में बताएंगे, खुद करेंगे और कमेंट में बताएंगे, या मैं कर दूं? मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। पहला क्या बोला है, 132 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, RMM मुझे दे दिया है CO2 का 44 है, ठीक है, RMM जो मुझे दे दिया है वो 44 है, तो मैं लिख लेता हूँ RMM जो है मेरे पास 44 है, ठीक है, तो RMM अगर 44 होगा माने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होगा ये AMU है, AMU यानी कि ये क्या होता है, ये है AMM, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम ही होगा, दैट इज 44। और मैंने अभी बताया था इसको मैं AMU में ही लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे AMU है तो मैं यहाँ पे AMU ही लिखता हूँ, इसको मैं U भी लिख सकता हूँ, इसको मैं डाल्टन भी लिख सकता हूँ, तो 44 AMU हो गया। अगर 44 AMU में एक मॉलिक्यूल पाया जाएगा, अगर 44 AMU में एक मॉलिक्यूल पाया जाएगा, तो 132 AMU में कितना पाया जाएगा, कितना मॉलिक्यूल पाया जाएगा, बेसिकली यही पूछा है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या लिख करना है, 1/44 इंटू 132, यानी कि ये इसको कैलकुलेशन करने के बाद 44 3 जा 132 आता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 मॉलिक्यूल आंसर। अब आपके पास होमवर्क है, मैंने ए कर दिया, आपके पास ये है होमवर्क, दैट इज आप निकालेंगे 128 के बारे में, 128 यू का आप निकालेंगे SO2 के। ऐसे ही मेथड रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये आपका काम है, या अब आप करोगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ राम RMM एंड RFM इन इफ डेफिनेशन ऑफ 1 AMU चेंज होता है। अब ये 1 AMU का भला क्या है, 1 AMU ये क्या होता है, 1 AMU ये क्या होता है, बताओ 1 AMU क्या होता है, 1 AMU होता है इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12। मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये इसका 1 AMU का डेफिनेशन है, ये 1 AMU का डेफिनेशन है। तो इसका इफेक्ट क्या रहता है, इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर थोड़ा सा मीडियम या हार्ड लेवल में है, तो ये पूछ सकता है कि RMM और RFM में क्या अलग चीज होगा, डेफिनेशन क्या होगा, क्या होगा इसमें अगर AMU का वैल्यू चेंज हो जाए, अगर AMU का वैल्यू चेंज हो जाए, तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा चीज है, फॉर्मूला है, दैट इज A माइनस x/12, ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। ये ए जो है, ये ए जो है, ये क्या है, ये होता है कन्वेंशनल स्केल में जो होता है, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा कन्वेंशनल स्केल में जो रहता है वो। और ये नॉन कन्वेंशनल वाला पार्ट है, ये न्यू जो है, न्यू जो आएगा, न्यू जो राम वगैरह आएगा, राम वगैरह जो आएगा, वो है, वो है, ये कन्वेंशनल स्केल है। और एक्स है, एक्स क्या है, एक्स ये भी गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, एक्स मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो AMU का वैल्यू है ये 1/12 है, इसके जगह में ये AMU का जो वैल्यू है ये 1/12 है, यानी कि मैं बता देता हूँ AMU का वैल्यू जो है ये है 1/12। अगर AMU का वैल्यू
1/x आ जाएगा, तो ये वही x है, ये वही x है, ये वही x है, ये आएगा यहाँ पर बैठेगा। और a जो है वो दिया रहेगा कन्वेंशनल स्केल का। a क्या होता है? मास नंबर, मैंने अभी बताया मास नंबर। तो ये मास नंबर हो गया, कन्वेंशनल स्केल में मास नंबर होगा, ये मास नंबर होगा, और ये न्यू RAM का आएगा। ठीक है, तो उससे ही पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब मैं बता देता हूँ एक सिंपल सिंगल शॉट में, दैट इज अगर 1 AMU जो है, 1 AMU जो है, इसका 1/x जो है इंटू 12/NA जो है, इसमें तीन चीज का होगा, राम आम और गाम। राम हो या फिर RFM हो या फिर RM और M हो। अब ये AAM हो या AFM हो या AMM हो, और यहाँ पे GAM हो या GFM हो या GMM हो। ये इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे x, ये जो x है ना, यहाँ पे अगर चेंज होता है तो सिर्फ राम में चेंज आएगा, आम में चेंज नहीं आएगा, गांव में चेंज नहीं आएगा। ये क्या है? ये है चेंज। चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ राम, RFM और RMM, इसी में चेंज आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, और इसमें भी नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पर जो दिया है Na मैं बता देता हूँ। Na यानी कि हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है? ये होता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगैड्रोज एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर होता है। जब ये चेंज होगा, यानी कि 1 मोल के बारे में बता रहा है, और 1 मोल यानी कि GAM हो या GFM हो या फिर GMM हो, इसके बारे में ही बता रहा है। यानी कि जब चेंज होगा तो इसी यही चेंज होगा। Na चेंज हुआ तो ये GAM आएगा, ये सब आएगा। और अगर 1 AMU का वैल्यू यानी कि 1/12 जो होता है, उसमें अगर 1/x आ जाएगा, यानी कि अगर वो चेंज हो जाता है, तब वहाँ पे राम चेंज होगा, बाकी किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो एवरेज एटॉमिक मास है, इसका फॉर्मूला समेशन ऑफ परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ये जो है यहाँ पे परसेंटेज जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, एटॉमिक मास गिवन होगा, बस 100 करके डिवाइड करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है, हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। और ये चैप्टर आज का पार्ट 1 आज यहाँ तक कवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।